हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम लोग कर रहे हैं ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्लेग है नंबर 1 कवक जनित बीमारी, नंबर 2 विषाणु जनित, नंबर 3 जीवाणु जनित या फिर खनिज जनित बीमारी। तो प्लेग के बारे में याद रखना, इसका वाहक होता है चूहा। ठीक है, चूहा इसका वाहक होता है और इसे हम कहते हैं ब्लैक डेथ। ठीक है, और ये है क्या? ये है एक जीवाणु जनित बीमारी। तो ऑप्शन में नेक्स्ट टाइम ये भी पूछा जा सकता है, इसके अन्य नाम क्या है या फिर इसे क्या बोलते हैं, इसका वाहक क्या है। तो ये सारे ऑप्शन आपको याद रखने हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैसीय अपशिष्ट है घरों की नालियों का गंदा पानी, सब्जी एवं फलों के छिलके, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या फिर लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। ठीक है, जब हम लकड़ी और कोयले को जलाते हैं तब जो धुआं निकलता है वो ही कहलाता है गैसीय अपशिष्ट। या फिर आप ले लीजिए गैसीय का मतलब क्या हो गया? वायु से संबंधित होगा, यानी कि किससे? वायु से संबंधित होगा। और वायु से संबंधित क्या क्या है? जैसे कि कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं आपकी, या फिर चिमनी, इनसे निकलने वाला जो भी धुआं है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा गैसीय अपशिष्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि ऑप्शन में ये सब ना दे करके कुछ और दे दे, फैक्ट्री, चिमनी, ऐसे कुछ दे दे, तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। या फिर वाहनों से जो निकलने वाला धुआं है वो। ठीक, तो इसका हो गया 4। नेक्स्ट करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर तक प्रसारित होंगे? बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा या फिर कायिक जनन द्वारा। तो देखिए, दूर दूर तक जो प्रसारित होते हैं वो है कायिक जनन द्वारा। अब कायिक जनन क्या होता है? कायिक जनन का मतलब है पौधे के किसी भी भाग, जैसे कि पत्ती, तना या फिर उसकी जड़ से किसी नए पौधे का निर्माण होना, ये कहलाता है कायिक जनन। ठीक है, या फिर आपने कभी देखा होगा कि एक पेड़ के ऊपर, कोई भी पेड़ है उसके ऊपर कोई अलग पौधा जब उगाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे भी कहते हैं कायिक जनन। तो इसका जो सही होगा वो है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जब एक जीव लाभ लेता है और दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, यानी कि एक जो जीव है वो तो लाभ ले रहा है और बगैर किसी दूसरे जीव को प्रभावित किए, तो इसे हम क्या कहते हैं? सहभोगी, परजीवी, मृतोपजीवी या फिर सहजीवी। तो इसे हम कहते हैं सहभोजी। सहभोजी, भोजन से आप याद रख लो। देखिए, जब भी कोई बड़ी मछली होती है तो उसके शरीर पर छोटी छोटी सी मछलियाँ चिपकी रहती है इधर उधर। जब भी ये बड़ी मछली कुछ भी खाती है तो जो भी छोटे छोटे से टुकड़े गिरते हैं, ये छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, वो उनको खा लेती हैं। अब बड़ी वाली मछली को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो टुकड़े कौन खा रहा है, लेकिन जो छोटी छोटी मछली हैं उनको तो प्रॉफिट हो रहा है ना, उनको हो रहा है प्रॉफिट, पर जो बड़ी वाली मछली है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये जो संबंध है ये कहलाता है सहभोजी। परजीवी का मतलब जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं, और मृतोपजीवी का मतलब जो कि मृत पे आश्रित रहते हैं। नेक्स्ट, एक मोर सांप को खाता है और सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ है, ये फूड चेन से है। तो इसके ऑप्शन है अंतिम अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता या फिर प्राथमिक अपघटक, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन है वो तो होगा शीर्ष पर। ठीक है, यानी कि 4। अब इसकी हम आपको फूड चेन दिखाते हैं। ये है पूरी फूड चेन। ठीक है, ये देखिए, ये है हरे पौधे को खाया कीड़े ने, और कीड़े को खाया सांप ने, और सांप को खा लिया मोर ने। ठीक है, तो जो मोर होगी वो कहाँ पे होगी? वो पिरामिड के सबसे उच्च स्तर पर होगी, यानी यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से सबसे उच्च स्तर पर जो होगी वो क्या होगी? मोर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 4।
और कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो ऊर्जा है उसका किस तरीके से प्रवाह होता है, तो उसका प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी कि एक दिशा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कायिक शेल का उदाहरण है? कायांतरिक सेल का उदाहरण है। तो देखिए सेल यानी कि चट्टान कितनी प्रकार की होती है? ये होती है 3 प्रकार की। एक होती है इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। ठीक है, तो ये इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक, यानी कि कायांतरिक या फिर रूपांतरित। जब भी जो ज्वालामुखी है, जैसे कि ये कोई ज्वालामुखी है, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, ये कोई ज्वालामुखी है, इससे जो भी लावा निकलेगा तब जो चट्टान बन के तैयार होगी, इसे हम कहते हैं इग्नियस। अब ये काफ़ी समय तक इस पर दबाव एवं ताप, ठीक है, पड़ेगा, तब ये किसमें ये हो जाएगी? रूपांतरित, यानी ये अपना रूप बदल देगी, तो ये कहलाएगी रूपांतरित सेल। ठीक, और जब ये टूट कर अपने ही जगह पर बिखर जाएगी और इसमें कई तरीके के और भी छोटे छोटे कुछ ना कुछ जो भी इधर उधर के टुकड़े होते हैं या फिर कुछ भी ले लीजिए अवसाद वगैरह मिल जाएंगे, तब जो चट्टान बनेगी उसे कहते हैं अवसादी चट्टान या फिर सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, और जो पहली है इसमें किसी तरीके के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, सेकंड में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो थर्ड ये होती है, क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक होती है, ये टूट जाने के बाद बनती है, तो इसमें जो जीवाश्म है वो मिल जाते हैं, इसलिए इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है किसमें जीवाश्म मिलते हैं, तो सेडिमेंट्री जो रॉक होता है उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। अब बात आती है कि इसमें कौन सी है रूपांतरिक सेल, तो वो है संगमरमर। संगमरमर एक रूपांतरिक सेल है, और जो बलुआ पत्थर है और चूना पत्थर ये है सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट है महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसमें पूछा गया कौन सा लवण, तो जो मिलता है वो है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, और इनका जो अनुपात अगर पूछा है तो वो होता है 1:1 का, और कभी अगर पूछ उनमें लवण की मात्रा कितनी होती है तो वो होती है 35 ग्राम प्रति लीटर। ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए राज्यसभा से कुछ बातें हमेशा इंपॉर्टेंट हैं जो कि याद ही रखनी है। इसमें जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि नॉमिनेटेड किए जाते हैं, और जो राष्ट्रपति होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, और इसमें जो पूछा जाता है कि इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में पद से हट जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं। ये जो बात है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा में 2 सदस्य किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये आपको याद रखना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका जो आंसर सही है वो है सेकंड, यानी कि उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है, यानी कि सबसे अधिक क्षेत्र पर है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जो मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जितनी भी नदियाँ हैं उनके आसपास का जो भी रीजन होता है वहाँ पे पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ये सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है फसल के लिए। और ये भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है खादर, एक होती है बागर। अब बागर से आप हमेशा याद रखिए वो होती है बाद की, यानी कि कुछ समय पहले की, और खादर यानी कि न्यू, जो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है सॉइल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। नेक्स्ट, जो शाकाहारी जीव भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं? नंबर 1 द्वितीय चरण उपभोक्ता, नंबर 2 प्रथम चरण उपभोक्ता, नंबर 3
तृतीय चरण उपभोक्ता या फिर उपभोक्ता। तो फूड चेन में जो सबसे पहले आते हैं वो है हरे पेड़ पौधे। इनको जो खाते हैं उनको हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। फिर आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता और उसके बाद तृतीय और फिर अपघटक। ठीक है, अपघटककर्ता। तो इसमें पूछा गया हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। हरे पेड़ पौधों को कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। और हमेशा याद रखिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, शाकाहारी। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो कैसे होते हैं? वो हमेशा शाकाहारी होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? वो है दूसरा, यानी कि प्राथमिक चरण उपभोक्ता। नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है, यानी कि जो समस्या समाधान विधि है उसका गुण पूछा गया है। सृजनात्मक विधि, नंबर 2 लक्ष्य केंद्रित विधि, नंबर 3 चयनात्मक विधि या प्रयुक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं ये प्रयुक्त सभी है। ठीक है, समस्या समाधान के लिए ये सभी होते हैं, क्योंकि हम चयन भी करते हैं और लक्ष्य जो हमारा होता है उसको देखकर हमेशा उसका समाधान करते हैं, और ये सृजनात्मक विधि भी इसमें प्रयोग होती है। तो इसका होगा 4, यानी कि प्रयुक्त सभी। नेक्स्ट है प्रेक्षण। प्रेक्षण की सीमाएं हैं। प्रेक्षण से मतलब अवलोकन। ठीक है, सीमाएं हैं। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। तो मैं आपको बताऊं, ये पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम जो बच्चों को देख रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं और उसमें हम अवलोकन कर रहे हैं, खासकर अवलोकन, और अवलोकन अगर सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं तो उसमें ना ही तो वैधता रहेगी और ना ही विश्वसनीयता रहेगी। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है ए। आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पहला ही हमें आंसर सही मिल गया। नेक्स्ट है इकोसिस्टम की सही परिभाषा है। नंबर 1 किसी स्थान का अजैविकीय घटक, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, या फिर पृथ्वी वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय एवं उनके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो जब मैंने आपको इकोसिस्टम पढ़ाया था ये परिभाषा भी करवाई हुई है। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? वो है जीव समुदाय एवं उनके पर्यावरण का संतुलित तंत्र, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन है वो है 4th। और इकोसिस्टम से क्या याद रखना है? एज ए ट्रांसलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ। अब जब 2 पैरों पर इंसान चलेगा, ठीक है, मानव विकास का जो जब हम लोग क्रम पढ़ते हैं तो उसमें ये भी पढ़ते हैं कि मानव विकास में जब मानव 2 पैरों पर चलने लगा, यानी कि अपने दोनों पैरों पर चलने लगा, तो उसके जो हाथ थे वो खुले थे, यानी कि वो स्वतंत्र थे पूरी तरीके से कुछ भी काम करने के लिए। उसके मन में जो भी आता था वो अपने हाथों से कर सकता था। अगर वो सोचिए दोनों पैरों और दोनों हाथों से चले तब उसके हाथ स्वतंत्र नहीं होंगे तो वो कार्य भी नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी। लेकिन अगर उसके हाथ स्वतंत्र हैं तो वो आराम से काम को कर सकता है। तो इसके जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। शरीर का भार कम होना, शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, या फिर स्वतंत्र हाथों से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य करना, अधिक तेज चलना। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है? स्वतंत्र हाथ होंगे तो वो काम भी कर सकता है। तो इसका सबसे बड़ा जो लाभ था वो ये था कि मनुष्य के हाथ स्वतंत्र थे और वो अनेक अनेक तरीके के काम कर रहा था। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ, फिजियोग्राफ, या फिर कार्डियोग्राफ, या फिर वेरोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता हम नापते हैं सिस्मोग्राफ से। ठीक है, और इसमें किसका प्रयोग करते हैं? इसमें हम प्रयोग करते हैं रिएक्टर का। और जैसे जैसे इसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक अंकित होते हैं, और जैसे जैसे अंक आगे जैसे जैसे हम एक नेक्स्ट अंक पे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसकी जो तीव्रता है वो भी बढ़ती जाती है। और प्रत्येक एक अंक से दूसरे अंक पर आने पर 10 गुना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इसमें कुल 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आई होप ये आपको पसंद आए होंगे। अगर ये आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।